दोस्तों, जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, संपूर्ण भारत में संपूर्ण लॉकडाउन 24 मार्च को लगा था। आज 17 मई है। 24 मार्च को देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 550 थी। आज 17 मई को ये 90,000 पार कर चुकी है और 2 दिन में ये 1 लाख भी पार कर जाएगी, जिस रफ्तार से ये कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये सुखद समाचार ये है कि इन 90,000 कोरोना संक्रमित लोगों में 30,000 लोग सही भी हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा भारत में सामने आ रहा है। यहाँ मृत्यु दर कम है। अभी तक तो हालात बहुत ही सही थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पलायन हो रहा है मज़दूरों का, प्रवासियों का, वैसे वैसे इनके आंकड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं देश की सरकारों से, पूरे देश में राज्य सरकारों से, केंद्र की मोदी सरकार से। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में यही है कि आप अपने ही दल से, अपने ही सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज लॉकडाउन के 60 दिन पूरे हो गए। इन 60 दिनों में क्या प्रवासियों को, मज़दूरों को उनके घर तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या कोई रूपरेखा का, कोई व्यवस्था सुचारू रूप से ज़मीनी स्तर पर लागू की गई है? नहीं की गई। की गई होती तो औरैया में सड़क दुर्घटना में 27 लोग की जान न जाती। महाराष्ट्र में 16 लोग पटरियों पर कटकर उनकी मौत न होती। आए दिन जो दुर्घटना हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा न होता। मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ सरकारों का, मैं दोष देना चाहता हूँ नौकरशाहों का। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जितने भी नोडल अधिकारी अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के देखभाल, उनको सुचारू रूप से उनके घर तक, गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये नोडल अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सोने का काम किया है। सो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारी से? नहीं समझ में आता। छोड़ दो। इस संकट काल में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करना ये बहुत बड़ा अपराध है, और उस पद पर बने रहना बहुत बड़ा अपराध है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ, छुट्टी ले लो, कोई दूसरा आकर काम करेगा। लेकिन ये कौन बात है आप फ़ोन न रिसीव करो? 60 दिन हो जाने के बाद भी अभी भी लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनका मालिक, वो जहां नौकरी करते थे, वो रुपए नहीं दे रहा है। उनके पास उतने रुपए नहीं है कि अब वहां बैठकर कुछ खा लेंगे, कुछ अपने डेली जो जीवन का सामान है खाने पीने का, उसकी व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसे लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। ऐसे मजदूर मजबूर हैं। गए थे ऐसे मजदूर औरों का घर बनाने शहर में, आज अपने घर आने में उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और जो मदद कर रहे हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं।
एक मज़दूर से महाराष्ट्र से रायपुर आने के लिए एक ट्रक में पीछे 60 मज़दूर भरे हैं और उन लोगों से 25-2500 रुपये लिए, तो एक ट्रक को 1.5 लाख रुपए में बुक करके वे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ट्रक वाले एक पैसेंजर से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेकर उन्हें उन तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बताइए, आज इस संकट काल में एक मज़दूर से पूछिए कि 2000-3000 रुपये की कीमत क्या होती है। वो ये रुपए जो उसके पास थे खाने पीने के लिए जो व्यवस्था करे, किसी से मांग के व्यवस्था किया, उस रुपए को सिर्फ वो किराए पे खर्च कर दे रहा है। सोचिए, एक महाराष्ट्र से व्यक्ति निकले और अपने उत्तर प्रदेश में आना हो और उसके पास 2500 रुपये किराया देने पर 1 रुपये ना हो, तो सोचिए इतनी लंबी दूरी तय करने में क्या और किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो मैं हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, 60 दिन बीत जाने के बाद उन लोगों के लिए क्यों व्यवस्था नहीं की गई। 7 समुंदर पार लाने के लिए 24 घंटे के अंदर आप उनको भारत ले आए वंदे मातरम अभियान के तहत, लेकिन जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं उनको उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाए। ये बहुत ही बड़ी हमारी लोगों की नाकामी है, इससे भागा नहीं जा सकता है। हम और आप बातें कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी ये YouTube पे अपलोड करेंगे, सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन एक उस मज़दूर से पूछिए जो चलना शुरू किया, उसको पता है कि उसका घर अभी 1500 किलोमीटर दूरी पे है, 1500 किलोमीटर, भूखा है, प्यासा है, इस उम्मीद से बढ़ रहा है शायद कोई उसे आगे कुछ दूरी पे जाकर पानी दे देगा, कुछ दूरी पे जाकर उसको खाना दे देगा। इस उम्मीद से बढ़ रहा है कि घर पहुंचेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, घर में उसके खाने की व्यवस्था, घर में सब सही हो जाएगा। इस उम्मीद से बढ़ रहा है कि उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, उसकी परिवार के अन्य सदस्य चल नहीं पा रहे हैं। और ऐसी हादसाएं देखी हैं कि रास्ते में ही कई प्रवासी दम तोड़ रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर उनका घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो जहां ख़त्म हो रहे हैं वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये भारत की हालत हो गई है, वर्तमान में देश की हालत ऐसी है। जो शिखर तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों में पहुंचाया था, वो शिखर एक कोरोना तूफान से ढह गया है। अब आने वाले दिनों में 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है उस शिखर को दुगने रफ्तार से पुनः खड़ा करना है और देश को पुनः विकास की ओर अग्रसर करना है। मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, यदि आपके घर के सामने से कोई प्रवासी मजदूर पैदल निकल रहा है, उसकी मदद करें, उसको कम से कम पानी ज़रूर पूछें, अगर हो सके तो खाने का भी प्रबंध करें। वो भी अपने भाई हैं, अपने घरों से दूर हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस संसार में इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में दोस्तों जनप्रतिनिधियों को जवाब दिया जाएगा, एक प्रधान स्तर से लेकर सांसद स्तर तक सभी जनप्रतिनिधियों को जवाब दिया जाएगा। मैं देश के सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, एक छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, आगामी जितने भी चुनाव होने वाले हैं सब में भाग लीजिए। और ये जो मठाधीश पूंजीपति, ये जो काबिज हैं पद पर, इनको सबको हटाइए, क्योंकि आज इस संकट काल में ये लोग जनता के
सहयोग नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायी निधि जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अरे अगर करना है तो अपने सैलरी से कीजिए, अपने अकाउंट में जो पैसा जमा पूंजी कर रखे हैं उससे कीजिए। ये कौन बात है, सरकारी पैसा जनता के नाम? तुम किस लिए हो? अपने आप को अपने घरों में कैद करके जनता सेवा कर रहे हो। ये दोगली नीति, ये दोहरी नीति, ये दोगलापन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है, जनता भड़क चुकी है, जनता सिर्फ इंतज़ार कर रही है चुनावों का। और जो राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी निष्क्रियता दिखाए हैं, जनता उनको निष्क्रिय कर देगी आने वाले चुनावों में। मैं अपील करना चाहता हूँ पुनः देश के सभी नागरिकों से, आगामी जो भी चुनाव हो उसमें भाग लें और इन जैसे पूंजीपतियों को सत्ता से बर्खास्त करें, पद से उनको विमुक्त कर दें और स्वयं सत्ता पे आएँ और गरीबों की, असहायों को, निर्धनों को उनकी सेवा करें। क्योंकि मेरा मानना है यदि एक गरीब व्यक्ति, ये युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी पद पर आसीन होगा तो उस व्यक्ति से ज़्यादा काम करेगा जिस पहले से ही उस पद पर काबिज और पूंजीपति है और उद्योगपति है, मठाधीश है। ऐसे लोगों से अपेक्षा एक युवा ईमानदार व्यक्ति अच्छा काम करेगा। दोस्तों, 1 से लेकर 1 लाख पर आ चुके हैं हम लोग कोरोना भारत में। अब इस संख्या को आगे नहीं बढ़ने देना है, इसकी जिम्मेदारी देश के 125 करोड़ देशवासियों की है, आपकी है, मेरी है, गांव वालों की है, शहर वालों की है, पड़ोसियों की है, घर के सभी सदस्यों की है। क्योंकि यदि अभी आप और हम मिलकर कोरोना को नहीं रोक पाएंगे तो आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ और भी भयानक होने वाली हैं। 1 लाख हो गए हैं और पिछले कई दिनों से 4,3500 के तो ऊपर आ ही रहे हैं मरीज। आज हम लोग चाइना से भी ऊपर हो गए हैं। इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए सभी को मिलकर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को लगातार धोते रहना है, सार्वजनिक स्थल पर थूकना नहीं है और सार्वजनिक स्थल पर मास्क वगैरह घर से बाहर जब भी निकले पहन कर चलना है और इन सब पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना है। दोस्तों, मैं एक अपील प्रवासियों के लिए करना चाहता हूं, प्रवासी मजदूरों, पर्यटक, छात्र जो अभी भी उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। भले ये सरकार की नाकामी है, नौकरशाहियों की नाकामी है कि वो आपको 60 दिनों में आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन कृपया करके पैदल यात्रा ना करें। जब तक सरकारें ट्रेन या बसों की व्यवस्था नहीं करती हैं, आप पैदल अपने बाइकों से मत निकलें, क्योंकि आए दिन हादसे देखे जा रहे हैं। इसलिए आप भी किसी हादसे का शिकार न हो, इसलिए अपने जहाँ पे भी हैं वहीं पे रहें। अगर आपको किसी खाने पीने की दिक्कत आ रही है तो सोशल मीडिया का सहारा लें, ट्विटर का सहारा लें, अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करें, ट्वीट करें, अपने जहाँ जिला हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्वीट करें, वहाँ के सरकारों को ट्वीट करें, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के सरकारों को ट्वीट करें, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्वीट करें। लेकिन कृपया करके लोकल एमएलए होंगे उनसे संपर्क करें, लेकिन कृपया करके पैदल यात्रा ना करें। पैदल यात्रा करना बहुत ही कठिन है आज की डेट में, और कठिन से ज़्यादा बहुत ही लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। खतरनाक कह सकते हैं इसे, बहुत ही खतरनाक है पैदल यात्रा करना।
ट्रेन की पटरियों पर यात्रा करना, बाइकों से यात्रा करना, ठेलों में ठूस ठूस के भरना, ये बहुत ही खतरनाक है। आप सभी लोग जहाँ हैं वहीं रहें। आखिर कब तक सोती रहेंगी सरकारें? आखिर कब तक सोता रहेगा नौकरशाह? एक ना एक दिन ये जागेगा और आप अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। सरकारें ने व्यवस्था की है, ट्रेनें ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। अभी कल हम रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल का बयान सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं किसी भी ज़िलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला सकता हूँ, बस हमें राज्य सरकार परमिशन दे। तो ये राज्य सरकार क्या कर रही है? परमिशन दे, राज्य सरकार परमिशन दे। रेल मंत्रालय तो ट्रेन चलाने के लिए राजी है। कई संगठन सेवा करने के लिए तत्पर हैं और कर भी रहे हैं। सरकारें भी अपनी तरफ से कर भी रही हैं, लेकिन ये संख्या कोई हज़ारों में नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है, तादादों में है। प्रवासियों की संख्या बहुत है। इसको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में लोगों को उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए कई महीने लग जाएंगे। इसको एक सुचारू व्यवस्था लगानी पड़ेगी कि हाँ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर ये 3 दिन बसें चलेंगी, बसों की संख्या इतनी होंगी। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगी। हर राज्य में ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा। ये कोई व्यवस्था नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में आप सारे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचा दोगे। स्थिति उससे बनेगी नहीं, स्थिति और विकराल हो जाएगी। इसलिए जो जहां है वहीं रहे। सरकार जब उनको आने की व्यवस्था करे तब वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन से अपने घर की ओर आए। दोस्तों, 1 लाख आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। इस 1 लाख आंकड़े को आगे ना बढ़ने दें, इसकी जिम्मेदारी 125 करोड़ देशवासियों की है। हम सभी को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। सरकार, प्रशासन, कोरोना फाइटर्स जैसे स्वास्थ्य विभाग के लोग, सरकारी डॉक्टरों की पूरी टीम, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, इन सब का सहयोग करना है, सम्मान करना है। और जो लोग प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने गंतव्य में कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे कई ड्राइवरों से, कई वाहन चालकों से, कई वाहन स्वामित्वों से का भी सम्मान करना है, का भी धन्यवाद देना है कि आज जहां एक और लोग अपने घरों में कह दें, तो वहीं कुछ लोग, दूसरे लोग अपने घर पहुंच जाएं। उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक धन्यवाद उन ऑनलाइन कंपनियों के डिलीवरी बॉय को करना चाहूँगा, जो लोग आज लोगों तक इस संकट काल में होम डिलीवरी के द्वारा उन तक ज़रूरी सामानों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं कि जो भी अपने घरों में कैद हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, वक्त कठिन है, आने वाला समय बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द इंडिया फिर मुस्कुराएगा। हम सभी लोग, संपूर्ण मानव जाति कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज़रूर जीतेंगे। ये देश जीतेगा, ये जग जीतेगा, यह मानव जाति जीतेगा। अब जिम्मेदारी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम सभी को
अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, शासन प्रशासन का सहयोग करना है, सरकार द्वारा जारी हर एक एडवाइजरी को मानना है, सार्वजनिक स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, मास्क पहने और दूसरों को पहनाएं, इसका विशेष ध्यान देना है, लॉकडाउन का पालन करें, ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें, इसका पालन करना है। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, भूख से किसी की मौत ना हो, इसका जिम्मेदारी 125 करोड़ देशवासियों के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिकों की है। हाँ, जो जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हुए हैं उनको हमेशा के लिए निष्क्रिय करने का काम यहाँ की जनता आगामी चुनाव में करेगी। इसकी भी मन में रखना आपने, और किसी से भेदभाव न करना, किसी से लड़ाई मत करना, लेकिन चुनाव आने पर सभी को जवाब यहाँ की जनता देगी। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लोगों तक मदद पहुँचाएं, हर उस क्रिया में भागीदार हों जिसमें लोगों को मदद पहुँच सके। हाँ, इन सब के बावजूद अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। अभी तक पूरे विश्व में कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टरों की टीम पूरी निरंतर प्रशिक्षण में लगी हुई है, लेकिन आज कोरोना लगभग पूरे विश्व में 7 महीना हो गए हैं, चीन से शुरुआत हुई थी। अभी तक जब इसकी वैक्सीन नहीं बनी है तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि जल्दी ही बन जाएगी। अभी वैक्सीन आने में कई साल भी लग सकते हैं। इसलिए अब अर्थव्यवस्था और जान है तो जहान है, इन दोनों के लिए काम करना होगा। कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। हम लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है और उसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। बस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है। सरकार प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष और प्रशासन सरकारों का सहयोग, इस उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ना है। सभी का सहयोग करें, गरीबों को मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी। आज के समय इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, अपने घर में बेरोजगार है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो एक बार उसका ध्यान अपने बीमारी पर न जाकर सबसे पहले अपने जेब के पॉकेट मनी पे जाता है। उसके पास कितने रुपए हैं उस पर ध्यान जाता है, क्योंकि उसको चिंता होती है बीमारी से ज़्यादा अपने पास उपलब्ध पैसे की। क्योंकि उसको पता है पैसे नहीं होंगे तो कहीं इलाज नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे कहीं दवा नहीं मिलेगी। और इन सब के बावजूद कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कमा लो, उनके लिए ये पीक है।
कोरोना जहाँ एक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये पीक है। तभी तो क्या महाराष्ट्र से रायपुर आने में 1.5 लाख का फ्यूल लग गया होगा? नहीं लगा होगा। ठूस ठूस के हम तो उस व्यक्ति का बयान भी सुन रहे थे। 1-2 साल की लड़की थी, उससे भी, उसके पिताजी से भी उसके 2,500 रुपये ले लिए गए। ये बताइए कहाँ का न्याय है? मध्य प्रदेश से एक परिवार बैलगाड़ी से अपने गंतव्य की ओर निकला। रास्ते में जब पैसे ख़त्म हो गए तो उस परिवार ने अपने एक 15,000 बैल को सिर्फ 5,000 में बेच दिया और उस बैल की जगह अपने लड़के को उसमें नाप दिया। अब वो एक तरफ ये उसका बैल और दूसरे तरफ लड़का, और बैलगाड़ी से लेकर जा रहे थे। कल भी एबीपी न्यूज़ में देख रहा था, लड़की, उसके 2 लड़के, ये व्यक्ति था, उसकी 2 लड़की साइकिल में आगे बैठाए थे और दोनों लड़कियां, एक की उम्र 6 साल, एक की 2 साल, और सो रही थी साइकिल में आगे डंडे पे, और पिता उसके चल रहा था। हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, हज़ारों किलोमीटर की, लेकिन वो आगे बढ़ रहा था, उम्मीद के साथ बढ़ रहा था कि वो अपने घर पहुंच जाएगा। दोस्तों, कभी 5 किलोमीटर, जो हुक्मरानों के जितने नौकरशाह हैं, अधिकारी, उच्च अधिकारी और सरकारों के उच्च मंत्री, जो जितने भी मंत्री हैं, एक बार 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके दिखाएं उनको। एक बार उनसे बोलें कि आप 5 किलोमीटर की यात्रा करें पैदल। जब वो 5 एसी में बैठने वाले लोग 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि 1500 किलोमीटर की यात्रा एक मजदूर के लिए कितना कष्टदायी होता है। शर्म की बात है, आप बिल्कुल शर्म की बात है। नाकामी, इससे बड़ी नाकामी और कुछ हो ही नहीं सकती है। ये नौकरशाही की कमी कहो या सरकारों की कमी कहो, आप 60 दिन में उनको उनके गंतव्य तक अगर नहीं पहुंचा सके, तो इस सत्ता, इस नौकरशाह, ये पूरी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक टाइम टेबल बना देते हर राज्यों के लिए, हर राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाते, कंटिन्यू ट्रेन चलाते। एक दिन ट्रेन चले जाने के लिए आपने बुकिंग शुरू की, वो हैंग हो गई। एक गरीब आदमी जो जीवन में उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल तक नहीं है उसके पास, वो कैसे ट्रेन बुक कराए? साइबर कैफ़े बंद है, किसके माध्यम से ट्रेन बुक कराए? और जो अमीर हैं, जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग जुगाड़ से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जो अभी ग्राम एम्बुलेंस शुरुआत हुई है, उसी एम्बुलेंस को अपने वहाँ बुला के उससे यात्रा कर रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 हज़ार दे रहे हैं। अब गरीब आदमी, उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से दे दे? वो मजबूर है। आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी मजबूर है, वो अपने गंतव्य पहुंचने के लिए कहाँ से पैसे देते? कहीं काम नहीं है। अरे हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 1 महीने कमाता था और 45 दिन बाद उसको पैसे मिलते थे, तो उस पैसे से वो जहाँ भी किराए पर रह रहा था, उस पूरे महीने का खर्चा चलता था। 6,000, 7,000, 8,000 रुपये मिलते थे, तो 8,000 रुपये रेंट देने के बाद पूरे महीने का खर्चा चलता था। अब 60 दिनों से सारे काम बंद हैं, सारे रोज़गार ठप पड़े हैं, तो उनके पास जब पैसा है नहीं, तो वो पैदल ना चलें तो कैसे चलें? सरकारों से उम्मीद करते करते 60 दिन बीत गए। वो जहाँ बैठे हैं वो दूसरे पर निर्भर हैं, और जो उनकर मदद पहुंचा रहे थे अब तक, खाने, राशन वगैरह, सब निष्क्रिय हो रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, वैसे वैसे जो भी लोग मदद करेंगे उनकी निष्क्रियता भी बढ़ती जा रही है।
शुरुआत में तो कई संगठन आगे आए, कई राजनीतिक दल आगे आए, कई राजनीतिक दल के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आगे आए, लेकिन जब देखे जैसे जैसे इसकी अवधि बढ़ती जा रही है, उनकी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। अब वो बताओ, उनके सामने वो पूरा परिवार या फिर अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपने आप को मार ले, या फिर पैदल चलेंगे तो रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, और कमरे में भी रहेंगे तो उनके बच्चे रो रहे हैं, वो खुद भूखे हैं तो बच्चों को क्या खिलाएं। तो इसके लिए वो अपने ठेले से, अपने साइकिलों से, अपनी बाइकों से, पैदल, रेल पटरियों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से पैदल चलने को मजबूर है। एक बोतल पानी भी उनके पास नहीं है। एक बोतल पानी, रास्ते में अगर कहीं नल पड़ता है तो वो पानी पीते हैं। रास्ते में कोई अगर मंदिर पड़ता है तो उसी में वो रहते हैं। क्या यही न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया की परिभाषा यही है। आज आप निकल जाइए किसी भी सड़क पे, किसी भी NH हाईवे पे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। क्या यही न्यू इंडिया है? इस न्यू इंडिया में ना एक जो खाई तैयार हो गई है अमीर और गरीब की। अगर न्यू इंडिया वाकई में बनाना है तो पहले अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करो। एक और जहां मजदूरों के पास वर्तमान समय में 1 रुपये आने की गुंजाइश नहीं है, बस हाँ, सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है 500 रुपये जनधन अकाउंट में, किसान सम्मान योजना में 2000 रुपये में, अगर वो आ गए। लेकिन कई ऐसे मजदूर शहरों में नौकरी करते थे जो ये ना रजिस्ट्रेशन कराए ना कुछ, वो अपने वहाँ कमाते थे। वो अपने घर की ओर जब आ रहे हैं तो उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास सरकार के योजना का कोई लाभ नहीं है, और एक ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हर महीने 65,000, 45,000, 35,000 अकाउंट में उनके हर महीने आ रहे हैं, तो कि वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारी और मजदूर, इन दोनों के बीच जो खाई है, यदि आप इन खाई को भरने का काम नहीं करेंगे तो ये न्यू इंडिया कभी सक्सेस नहीं होगा। और जो अभी पैकेज जारी हुआ है उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है, 5वां देश है विश्व का, जिसने अपने GDP का 10% राहत पैकेज के रूप में जारी कर दिया है। अब हम सभी की जिम्मेदारी है सरकार प्रशासन का सहयोग करके इस पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मांग प्रत्येक सरकारों से है, राज्य सरकारों से। और एक ऐसा कानून बनाया जाए। सबसे बड़ी बात तो यार, अभी ये सब बातें कर रहे हैं श्रम कानून, श्रमिक सबसे ज़्यादा परेशान है। श्रमिक क्या करें? श्रमिक के पास रोज़गार नहीं है, वो जहाँ नौकरी कर रहे थे उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया गया, ठीक है, और प्रावधान भी ख़त्म कर दिए गए। और अगर वो श्रमिक किसी लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता है, वो लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि लेबर कोर्ट के जो नियम है उसमें भी बदलाव कर दिए गए। अब श्रमिक के सामने अपने परिवार का और खुद का जीवन चलाने का एक संकट खड़ा हो गया है। कौन मदद करेगा ये बताइए? और सरकार की तरफ से अगर जनधन अकाउंट में 500 रुपये आ जाते हैं, 5 किलो राशन मिल जाता है, क्या उससे एक परिवार का
रोजी रोटी चल जाएगी 500 रुपये में? आप हमें बताइए, 5 किलो राशन में रोजी रोटी चल जाएगी और घर में कोई अन्य दैनिक जीवन की वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इसीलिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, ऐसी कानून देश के संसद के अंदर पारित किया जाए कि जो भी कामगार, जो भी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग 22 मार्च से पहले पहले जहाँ कहीं भी नौकरी कर रहे थे, उसके बाद इन 60 दिनों में ऐसे लोग अगर कोई नौकरी से निकाला गया है तो तत्काल उन्हें पुनः नौकरी पे रख के, और जो 22 मार्च से पहले पहले उन्हें पैसा दिया जा रहा था वो पैसा आने वाले दिनों में दिया जाए। क्योंकि यदि सरकार ऐसे कामगारों को मदद करना चाहेगी तो उसके लिए पूरा डाटा बनाना पड़ेगा कि हर गांव से रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी कि यहाँ आपके गांव में कितने लोग हैं, आपके गांव में कितने लोग हैं जो प्रवासी रूप से प्रवासी उत्तर प्रदेश से बाहर आए हुए हैं। तो वर्तमान समय में कोरोना के संक्रमण की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप गांव-गांव, गली-गली में जाकर ऐसे डाटा नहीं बना सकते हैं। इसलिए इन कंपनियों के मालिकों से अपील की जाए, इन कंपनी के मालिकों को आदेश दिया जाए, यदि आप पुनः भारत देश में व्यापार करना चाहते हैं तो अपने कामगारों को घर बैठे पैसे दीजिए। हाँ, उसमें कुछ कटौती कर दीजिए, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाए। अभी हमारे पास कई फ़ोन आते हैं जहाँ उनकी एचआर की टीम बोलती है कि अब आप नौकरी पर ना आइए, वर्क फ्रॉम जो होम कर रहे थे अब वर्क फ्रॉम होम भी ना करिए, और जब चलेगी कंपनी का बता दिया जाएगा। तो ऐसे कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो दिन दूर नहीं, अभी तो कोरोना से मौत हो रही है, कुछ दिन बाद भूखमरी से मौत होगी। लोग भूख से मरेंगे, मर ही रहे हैं। अभी जो दुर्घटनाओं से मर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग भूख से मरेंगे। तो यदि इस दिशा में एक कानून बनाया जाए तो श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं तो कानून बनाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो श्रम के कानून के कई प्रावधान समाप्त किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी श्रमिक लेबर कोर्ट नहीं जा सकता है। इस किस दिशा में इसको लेकर जा रहे हैं? ये जो नौकरशाह उच्च पद पर लोग अग्रसित हैं, ये सरकार को किस दिशा में भ्रमित कर रहे हैं? क्या ऐसे ही आप देश के गरीबों की मदद कर पाएंगे? यदि वो लेबर कोर्ट नहीं जा सकता है तो क्या वो किसके पास जाएगा? अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, अगर उसको पुराना बकाया नहीं दिया जाता है तो वो किसके पास जाएगा? ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, देश के पुरानों, जिनके पास अपनी अपील दायर करने का भी पैसा नहीं है। ऐसे लोगों की सोचिए जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास एक वक्त का खाने के लिए पैसा नहीं है, घर में संसाधन नहीं है, घर में 4-5 लोगों की संख्या है। ऐसे बुजुर्गों के बारे में सोचिए जो अपने घरों में शान से उस समय रहते थे कि उनका लड़का उत्तर प्रदेश के बाहर मुंबई, दिल्ली में कमा रहा है, वो वहाँ से पैसा भेजता था।
अब उसको पता है जब उसका लड़का ही उसके पास आ गया है और उसके पास ही कमाई का जरिया नहीं है, तो ऐसे बूढ़े माँ बापों को सहारा कौन देगा? सोचिए जरा, ऐसे बूढ़े माँ बापों का सहारा कौन देगा? स्थितियाँ दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही हैं। लगातार इसमें सुधार होने चाहिए, लेकिन हम देखें इसकी स्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं। और कुछ हद तक इसमें हम जिम्मेदार मानते हैं ऐसे लोगों को जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा रहे हैं। हमारे रायबरेली ज़िले में जिले पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनकी एक दिन की सैलरी 24 लाख रुपए है। बेसिक शिक्षा विभाग से जितने लोग जुड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने भी टीचर्स और उनसे विभाग से जुड़े लोग हैं, उनकी एक दिन की सैलरी 76 करोड़ रुपए है। एक महीने की सैलरी अगर पूरे भारत देश में सभी सरकारी कर्मचारियों की काट दी जाए तो सोचो, एक और आपने गरीबों की को, अब उनके सामने अंधकार है। गरीबों को कुछ नहीं पता है कि अब वो कब ये लॉकडाउन हटेगा, तब कब अच्छे दिन आएंगे और कब वो पुनः काम पे लौटेंगे। उनके पास आने वाले 2, 3, 4, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, सालों भर कोई सैलरी नहीं है। एक और गरीबों के पास कोई सैलरी नहीं है और वहीं सरकारी कर्मचारियों के पास 45,000, 55,000, 60,000 रुपये महीने, 25,000, 35,000 महीने आ रहे हैं। तो क्या एक महीने की सैलरी सरकारी कर्मचारियों को काट कर ऐसे गरीबों की मदद नहीं की जा सकती है? जवाब दीजिए सरकार। देश का संपूर्ण श्रमिक यही पूछता है, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आप राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, आप 500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। क्या ये राशन और 500 रुपये से किसी गरीब का कल्याण हो जाएगा? वो महीने भर अपने बच्चे को खिला लेगा? नहीं खिला पाएगा, क्योंकि राशन के अतिरिक्त भी और ज़रूरी संसाधनों की ज़रूरत होती है। पहली तो अभी तो ये कामगार अपने घर तक नहीं पहुँचे हैं, अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचे हैं, ये रास्ते में हैं। उनके घर वाले फिक्र कर रहे हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए, वो अपने घर तक पहुँचे, इसके लिए व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाए। दोस्तों, समय कठिन है, लेकिन जिस कठिन दौर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, 18-18 घंटे लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है। हम उन्हें दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोरोना देश ही नहीं पूरे विश्व में सभी देशों में फैला है। सभी देश इससे प्रताड़ित हैं और जूझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक लगातार इससे जीतने के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, वक्त बुरा है और
ये बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में बदलेगा। भारत देश पुनः मुस्कुराएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 सालों में देश को एक विकास की ओर अग्रसर किया था, वो पुनः उसी पंक्ति में देश आएगा और फिर शिखर खड़ा होगा। फिर सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, गांवों में खुशियां फिर से दौड़ेंगी, देश के प्रत्येक युवाओं को फिर से रोजगार मिलेगा, फिर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, फिर से इंडिया मुस्कुराएगा। हम सभी देशवासी आने वाले दिनों में सरकार, प्रशासन और कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, इसके लिए काम करना है। सरकार प्रशासन का सहयोग करना है। जितना हो सके खुद को अपने घरों में रखना है। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ये देश जीतेगा, यह मानव जाति जीतेगा, ऐसा विश्वास 125 करोड़ देशवासियों की है। बस जिस तरह पिछले 60 दिनों से आप सभी ने सरकारों का सहयोग किया, उसी तरह आने वाले कुछ दिन ज़रूर करें। ये संख्या जो 1 लाख पहुंच रही है, उसे हम लोगों को 0 करना है। इसके लिए हम सभी को काम करना है। जो भी प्रवासी मजदूर अपने घरों को पैदल जाने को मजबूर हैं, वो यदि आपके घर से बाहर से निकलते हैं तो उनके लिए कम से कम खाने का प्रबंध ज़रूर करें। यदि आप एक व्यक्ति का भी खाना खिलाते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। जो दुर्घटना हो रही हैं, कई लोग जान गंवा रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को इतना सबल दें कि वो इस दुख की गाड़ी में निकल सकें। ऐसे परिवारों को शक्ति दें जो अपने से बिछड़ चुके हैं। भगवान उनको पुनः मुख्य धारा में आने के लिए शक्ति दें। जरूर या देश या मानव जाति कोरोना के खिलाफ जंग जीतेगा। हम सभी जीतेंगे। हम सभी को एकजुट होकर इस जंग में लड़ना है। ये अदृश्य शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। कोरोना एक अदृश्य शक्ति है और सभी को इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ना है। साफ सफाई के द्वारा लगातार हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना से ही अदृश्य शक्ति को हराया जा सकता है। और इसके साथ आगे बढ़ने की आदत भी हम सभी को डालनी होगी। इस समय दोष देना बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ, मांग कर सकते हैं। दोष देना वर्तमान समय में आप सरकारों को दोष दो, क्या ये गलत है? ये क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करना चाहिए? दोष नहीं दे, मांग कर सकते हो सरकारों से। दोष देने की क्या बात है यार? आज इस संकट काल क्या भारत
ये अकेले प्रताड़ित है, अकेले भारत ही पीड़ित है? पूरा विश्व पीड़ित है कोरोना से। पूरा विश्व, अमेरिका जैसे विकसित देश, इटली, अमेरिका, रूस जैसे देश इससे पीड़ित है, तो भारत भी पीड़ित है। विश्व का कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जो कोरोना से पीड़ित ना हो। तो सरकारों का दोष इसमें कुछ नहीं है। हाँ, आप व्यवस्थाएं उससे करें कि जिससे हमारे कामगारों, यहाँ के लोगों, यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको कम से कम कष्ट हो, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था बनानी है। हम लोगों को एक साथ मिलकर, सभी को एक साथ लेकर इस दिशा में कार्य करना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। अब वर्तमान समय में उसको दोषी नहीं माना जा सकता है यार, वो भी तो कंटिन्यू इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, शुरुआत में भी 1,75,000 करोड़ का पैकेज आया। लगातार सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार ट्रेनें चला रही हैं, बसें चला रही हैं। लेकिन हमने बताया ना अभी, ये संख्या कोई हज़ारों में नहीं है, प्रवासियों की संख्या लाखों में है। तो उनको 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में लाया नहीं जा सकता है। हाँ, इसके लिए टाइम टेबल बनाकर निरंतर ऐसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी इसके लिए पैसे की स्वीकृति भी दे दी है कि हर बॉर्डर पर 200 बसें रखी जाएं। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई है कि वो अपने ज़िले के बॉर्डर पर 200 बसें तैनात करें और ऐसे मज़दूरों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध करें और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की सब कुछ का व्यवस्था की जाए। हम सभी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले साधनों का प्रयोग करके ही अपने गंतव्य तक पहुंचना है। स्वयं अपने साधन से अब यात्रा करना खुद को खतरे में डालने जैसा है। यह जंग अदृश्य शक्तियों के खिलाफ है। यह जंग ऐसी है जिसमें हमें नहीं पता है मेरा दुश्मन कौन है। यह जंग ऐसी है कि आप अपने दुश्मनों को नहीं दे सकते। इस जंग में सुरक्षा के जवान हमारे जो वो एक डॉक्टर है, सुरक्षा के जवान सफाई कर्मचारी हैं। इस जंग में हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा पुलिसकर्मी हैं। वो इस अदृश्य शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों, ऐसे कोरोना फाइटर्स का सम्मान करें, क्योंकि आप अपने घरों में हैं, मैं अपने घरों में हूँ, लेकिन वो अपने घरों में इसलिए दूर हैं क्योंकि आप अपने घर में सुरक्षित रह सकें। आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, इसलिए वो अपने घरों से दूर हैं। हम सभी लोग ऐसे कोरोना फाइटर्स का सम्मान करें। वो जहाँ भी मिलें उनका सम्मान करें, उनका सहयोग करें। ज़रूर यह जंग हम प्रत्येक देशवासी, भारतवासी ज़रूर जीतेंगे और बहुत जल्द जीतेंगे। फिर से पूरा देश मुस्कराएगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग पुनः शिखर की ओर बढ़ेंगे और 21वीं सदी में भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम भारतवासी एक सामाजिक प्राणी हैं और हम लोगों ने कभी किसी से दूरी नहीं बनाई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ही यही कह रही हैं कि मनुष्य से दूरी बनाकर चले। हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सहयोग किया। हम लोगों के लिए अतिथि देवो भव रहे। हम लोगों के लिए
दूसरों की सेवा परमो धर्म है। हम लोग स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भूखा न रहे इसका विशेष ध्यान देते हैं। आज इस परिस्थितियों में भी भारत देश इसी ही कर्तव्य बोध पर आगे बढ़ रहा है। लोग पूरा विश्व वर्तमान में साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 16 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले काम किया था स्वच्छता अभियान। तो जो कोरोना के लिए लोग 2020 में सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी 2014 से 6 साल पहले ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी थी। स्वयं उन्होंने ही झाड़ू उठा ली थी। उनकी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान में जुटे थे। तो भारत देश की तैयारी कब से चल रही है इसका अंदाज़ा विश्व के अन्य देश कोई नहीं लगा सकता है। हम सभी उम्मीद करते हैं देश के प्रत्येक नागरिकों से, सभी कोरोना फाइटर्स का सम्मान करेंगे। आने वाले दिनों में सरकार का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, पुलिसकर्मियों का सहयोग करेंगे। सरकार द्वारा जारी सभी एडवाइजरी को मानेंगे। जितना हो सकेगा उतना कम घर से निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करेंगे और लगातार हाथ को सैनिटाइज व साबुन से लगातार धोते रहेंगे। इसी के द्वारा ही हम सभी लोग कोरोना को हरा सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो। मैं तो अपील करना चाहूँगा देश के प्रत्येक नागरिकों से कि कम से कम एक दिन में 10 लोगों को कॉल करके उनको कोरोना से लड़ने के उपायों के बारे में और उनको आत्मविश्वास उनका कम ना होने पाए, ऐसे लिए उनसे अगर आप 2 मिनट भी बात करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी का मनोबल टूट रहा है तो यदि आप उनके पास कॉल करेंगे तो उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ने का काम होगा। इसलिए कम से कम 10 लोगों को ज़रूर एक दिन में कॉल करें। घर से बाहर ना निकलें, उनको बात करने के लिए उनके गंतव्य तक, उनके घर तक ना जाएं। फ़ोन के माध्यम से बात करें। लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए, कोरोना से बचने के उपायों के बारे में निरंतर उनको बताते रहें। उनसे बताएं कि पैदल यात्रा ना करें। इन सभी कार्यों से ही, इन सभी कार्य योजनाओं से ही हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। ये देश जीत सकता है, यह मानव जाति जीत सकता है। और जब चीन ने ऐसा कार्य कर डाला, कोरोना को हरा दिया, तो क्या हम भारतवासी ऐसा नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। हमें विश्वास है अपने देश के सशक्त नेतृत्व पे। हमें विश्वास है अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर। हमें विश्वास है हमारे विधानसभा के विधायक माननीय राम नरेश रावत जी पर। हम सभी लोग कोरोना को जरूर हराएंगे। यह देश कोरोना मुक्त होगा, यह मानव जाति कोरोना मुक्त होगी। देश फिर से मुस्कुराएगा, फिर से आगे बढ़ेगा। हम सभी लोग पुनः भारत को सशक्त बनाएंगे और फिर से भारत में विकास की ओर अग्रसर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी पूरी बात सुनी। यदि मेरी बात सही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हरिओम चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बछरावा, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, जीत भारत देशवासियों की होगी, जीत 125 करोड़ देशवासियों की होगी। भारत कोरोना मुक्त बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।